डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स का 5th पार्ट। इस 5th पार्ट में हम डिस्कस करेंगे प्रबंध की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों वो ज़रूरी है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में, और किस प्रकार से एक अभिन्न अंग बनता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। वास्तव में देखा जाए तो प्रबंध सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए नहीं है, व्यावसायिक संस्थाओं के लिए ही नहीं है। सभी संस्थाओं में जो कि फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड हैं, चाहे वो चैरिटेबल ट्रस्ट हों, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हों, चाहे एनजीओज हों, छोटी से छोटी संस्था, 2 व्यक्तियों की संस्था, एक व्यक्ति की संस्था या अनगिनत व्यक्तियों की संस्था, सभी में प्रबंध की अपनी अलग उपयोगिता है। प्रबंध घर में भी है, प्रबंध ऑफिस में भी है। इसीलिए कहा गया है कि प्रबंध सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल। मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल। तो हम यहाँ पर अपने करिकुलम के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से, हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में जो प्रबंध है उसकी उपयोगिता को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली उपयोगिता आती है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रायोरिटीज़। आप प्रायिकता डिसाइड करते हो और उद्देश्यों का निर्धारण होता है। प्रबंध में यदि उद्देश्य नहीं होंगे तो फिर प्रबंध होगा किसके लिए? और उद्देश्य किस प्रकार होते हैं कि हमें वेल्थ मैक्सिमाइज करनी है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, बढ़ाना है, उत्पादन क्षमता बढ़ानी है, क्षमताएं, अलग अलग तरह की जो क्षमताएं उनका विकास करना है, उनको बढ़ाना है। तो इस प्रकार के उद्देश्य बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में लिए जाते हैं। अकम्प्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों को पूरा करना, ये भी प्रबंध बताएगा, क्योंकि उद्देश्यों का निर्धारण करने के बाद में किस प्रकार से प्रबंध की प्रक्रिया को डिसाइड करना है और उसके बाद उसको क्रियान्वित किस प्रकार करना है, एग्जीक्यूट किस प्रकार करना है, ये हमें पता चलता है। तो वो ही प्रक्रिया डिसाइड करेगी कि हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएंगे अथवा नहीं। ऑप्टिमाइजिंग यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमारे 3 तरह के बड़े रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और सबसे इम्पोर्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेज। और एक छोटा रिसोर्स है इंफॉर्मेशन। ये चारों रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, यानी कि रिसोर्स हमेशा स्कैर्सिटी में होते हैं, कमी रहती है रिसोर्सेज की, स्रोतों की। तो प्रबंध क्या करेगा कि उनको किस किस रेशियो में काम में लेना है, किस प्रकार से काम में लेना है और इफ़ेक्टिव तरीके से काम में लेना है, ये बताएगा। ऐसा नहीं हो कि जहाँ 10 आदमियों की ज़रूरत है वहाँ 50 आदमी काम कर रहे हैं, नहीं तो कॉस्ट अननेसेसरीली बढ़ जाएगी। तो प्रबंध ये भी बताएगा कि हमको जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको किस किस हिसाब से, किस किस भाग में काम में लेना है। फिर आता है मेकिंग डिफ़िकल्ट डिसीजंस, निर्णय। कभी कभी डिसीजन लेना इसलिए डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसको प्रभावित करने वाले कारक हावी हो गए या उनमें बहुत बड़ा चेंज हो गया। जैसे कि कोई क्लॉज लॉ में आ गया है जिसके कारण हमको हमारी जो यूनिट्स हैं वो शायद बंद करनी पड़े क्योंकि वो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कर रही हैं। तो ये एक डिफ़िकल्ट डिसीजन होता है। तो प्रबंध क्या करेगा, इस डिसीजन को लेने में हमारी सहायता करेगा कि हम क्या उन यूनिट्स को पूरी तरह बंद कर दें या उनकी उत्पादन क्षमता कम कर दें अथवा उन यूनिट्स को कहीं और शिफ्ट कर दें। तो इस प्रकार के जो निर्णय हैं, कठिन निर्णय,
वो लेने में प्रबंध हमारी सहायता करता है। सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इसी से रिलेटेड है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं तो मैनेजमेंट में मैथ्स का भी यूज़ होता है, कंप्यूटर्स का भी यूज़ होता है। और प्रबंध ये कहता है कि यदि आपको कोई कार्य है, कोई एक कार्य है, मार्टिन मर्टन और क्रो ने ये कहा था कि यदि आपको कोई एक कार्य है तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी। एक स्ट्रक्चर, एक कार्य, तो उससे काम काफ़ी आसान हो जाता है। इसको हम स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच भी कहते हैं। इंश्योरिंग सक्सेस ऑफ द बिजनेस, यदि प्रोसीजर्स सही चलते रहेंगे, प्रबंध की प्रक्रिया सही चलती रहेगी, उसमें डिस्टरबेंसेस या तो नहीं होंगे या कम होंगे, तो बिज़नेस सक्सेस की तरफ जाएगा, प्रॉफिट हमको मिलेगा। ओवरकमिंग कंपटीशन, प्रबंध कभी भी कंपटीशन कम नहीं करता है, लेकिन प्रबंध हमेशा जिसमें प्रबंध अच्छा है उस संस्था को आगे लेकर जाता है, और जो प्रतिस्पर्धा है उसमें वो आगे लेकर जाता है। प्रतिस्पर्धा जो है वो तो है ही है, लेकिन प्रबंध जहाँ पर अच्छा होगा उसके लिए प्रतिस्पर्धा आसान हो जाएगी। क्रिएटिंग साउंड ऑर्गेनाइजेशन, साउंड ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर मतलब है कि जो संस्था है वो अपने आप में हर तरीके से परिपूर्ण हो सकती है। किस प्रकार परिपूर्ण होगी कि वो अच्छे निर्णय लेंगे, अच्छी तरीके से प्रबंध की प्रक्रिया का क्रियान्वयन करेंगे, और उनके जो उद्देश्य होंगे वो अच्छी तरह से परिभाषित होंगे, वेल डिफाइन होंगे। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे। तो इस तरीके से वो एक साउंड ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि एक मजबूत संस्था के रूप में स्थापित करने में सहायता प्रदान करेगा प्रबंध। डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज की एक खास बात है कि उनमें एक स्किल सेट होता है। यदि कोई फ्रेशर है और उसको यदि कोई काम करना है तो प्रबंध ये कहता है कि उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। जब उसको ट्रेनिंग मिलेगी तो उसका जो स्किल सेट है वो बहुत अच्छे लेवल को अचीव करेगा, और उस स्किल सेट से, यानी कि उसमें कार्य क्षमता का विकास हुआ, और उस कार्य क्षमता के विकास से वो जो कार्य संस्था में करना है उसको सही ढंग से कर पाएगा। तो यहाँ पर हम अक्सर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं, उसका स्किल सेट एनहांस करते हैं, फिर वो पर्टिकुलर काम करने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस्टेब्लिशिंग साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशन का क्या मतलब है कि आपकी जो संस्था है वैसी और भी खूब सारी संस्थाएं हैं, और उनके बीच में तालमेल होना आवश्यक है। प्रतिस्पर्धा अपनी जगह है, लेकिन तालमेल होना भी ज़रूरी है। सपोज़ कीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ग्रेजुएट कैंडिडेट्स चाहिए, तो वो ग्रेजुएट कैंडिडेट्स उसको मिलेंगे यूनिवर्सिटीज़ से और कॉलेजेस से। तो वो जो संस्था है वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के संपर्क में रहेगी। संपर्क में रहने का फ़ायदा ये रहेगा कि उनको ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सीधा उनको एक लेटर लिखेंगे। लेटर लिखने के बाद में जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है उनका सारा ब्यौरा उस संस्था को चला जाएगा, और उस संस्था, वो जो संस्था है उस ब्यौरे से उनके लिए जो सूटेबल कैंडिडेट्स है वो छांट सकती है, फिर वो उनका इंटरव्यू कंडक्ट कर सकती है। तो इस तरह का जो संपर्क रहेगा उसको हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस की कैटेगरी में रख सकते हैं। आपस में जो जैसे कि मैनेजमेंट है और जो वर्कर्स हैं उनके बीच का जो तालमेल है, उनके बीच के जो संबंध है, उनको भी हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस में रखते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कर्मचारी का, अधिकारी का, उनके एम्प्लॉयज़ का शोषण नहीं कर सकते हैं। यदि उन लोगों को ये लगता है कि उनका शोषण हो रहा है तो वे सभी इंडस्ट्रियल रिलेशंस में परिभाषित जो उनको शक्तियां हैं उनको उपयोग करते हुए वो मैनेजमेंट से या ट्रिब्यूनल से वो बात कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इम्प्रूविंग
इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी, उत्पादन क्षमता का विकास। प्रबंध बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करता है, प्रतिस्पर्धा को है, इंटरनल इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। तो इन सभी को कंसिडर करने के बाद में उसको ये जो टॉप मैनेजमेंट है उसको ये पता चलता है कि उनको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है या वही रखनी है। यदि प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो प्रबंध उसको ऑल्टरनेट्स देता है कि क्या क्या ऑल्टरनेट्स हैं जिसको वो अपनाकर उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आता है अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी। नई तकनीकी को अपनाना हमेशा अच्छा रहता है और ये कहा जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन नई तकनीकी को अपनाती है उसकी पर यूनिट कॉस्ट कम होती है। नई तकनीकी एफिशिएंट होती है, कम समय में अधिक उत्पादन करती है, और भी बहुत सारे कंसिडरेशंस हैं यहाँ पे। पर कुल मिला के पर यूनिट कॉस्ट जब कम होगी तो मार्जिन बढ़ जाएगा। मार्जिन बढ़ जाएगा तो उस संस्था को आगे बढ़ने के लिए कोष उपलब्ध हो जाएंगे, फंड्स अवेलेबल हो जाएंगे जिनका यूज़ वो और भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। प्रबंध का एक बहुत अच्छा काम है इंट्रोड्यूसिंग चेंज, बदलाव। यदि कोई 50 साल पुरानी कोई संस्था है वो अपने आप में बदलाव नहीं करती है तो वो अभी की संस्थाओं से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके कार्य करने का तरीका, उसके उत्पाद हो सकता है कि आज के समय के लिए सूटेबल ना हो। तो यदि उसके पुराने उत्पाद हैं, पुराने तरीके से बनाए हुए उत्पाद हैं, वो अगर बाज़ार में नहीं बिकेंगे तो उसकी आय नहीं होगी, और आय नहीं होगी तो वो आगे चल नहीं पाएगी। और भी बहुत तरीके से चेंज को इंट्रोड्यूस किया जाता है, चेंज एजेंट्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन बदलाव ज़रूरी है। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कंपनीज़ एक्ट 2013 में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्लाउज है, क्योंकि जो कंपनी है, जो संस्था है, वो सभी रिसोर्सेज सोसाइटी से लेती है, इसीलिए वो सोसाइटी को पे बैक करे, वापस से सोसाइटी को दे। तो प्रबंध इस चीज़ में सहायता करता है कि वो किस प्रकार से समाज को, सोसाइटी को, उस देश को वो पे कर सकता है, उसकी सहायता कर सकता है। इसमें विभिन्न तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, सिलाई मशीन बांटने का, छोटे बच्चों को किताब, कॉपी, स्वेटर इत्यादि बांटने का कार्यक्रम है, जो वर्कर्स हैं उनके बच्चों को पढ़ाने का कार्यक्रम है। इस तरह से काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो प्रबंध के अनुसार बहुत इजी तरीके से की जा सकती है। बिल्डिंग गुडविल ऑफ द एंटरप्राइज, किसी भी संस्था में यदि कार्य करने का तरीका अच्छा है उसका, तो उसकी एक गुडविल बनेगी। गुडविल बनेगी तो मार्केट में उसकी स्टैंडिंग होगी, और उसकी जो ऋण लेने की क्षमता है, उसकी जो डेट कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। हम देखते हैं कि कोई व्यापारी हैं और वो किसी एक व्यापारी को 50,000 ओवरड्राफ्ट मिलता है, किसी को 10,000 ही मिलता है। तो जिसको 50,000 मिल रहा है उसकी गुडविल अच्छी है, वो टाइम पे पेमेंट करता है। तो इस प्रकार से उस संस्था का भी अपना गुडविल होता है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस फॉर बिजनेस इंस्टीट्यूशन समाप्त होता है। थैंक यू।